बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। ये हमें हर कॉन्जरिंग की मूवी और उससे कनेक्टेड हर मूवी में पढ़ने के लिए मिलता है, क्योंकि डायरेक्टर जेम्स वान हमें सिंपली ये समझाना चाहते हैं कि कॉन्जरिंग मूवीज असल में सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। लेकिन क्या सच में ये मूवीज सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं? वेल, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें पहले इसकी पूरी कहानी जाननी होगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था और कब हुआ था। सो हेलो, मैंने नेम इज आशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जनवरी 1977 कैरोलिन और रॉजर पेरॉन अपनी 5 बेटियों के साथ रोड आइलैंड में मौजूद एक 200 साल पुराने घर में रहने आते हैं। 1970s में उस घर में रहते हुए पेरॉन फैमिली को कई सारी अजीब चीजें एक्सपीरियंस हुई, जैसे कि कैरोलिन ने देखा कि उनकी झाड़ू बार बार अपनी जगह से अपने आप ही गायब हो जाती थी। रसोई में झाड़ू लगाने के बाद कई सारे कूड़े के ढेर रह जाते थे। उनकी बेटियों को घर के कोने में परछाइयां दिखाई देती थी, किसी के चलने की आवाज आती थी और घर के दरवाजे अपने आप ही खुलते और बंद होते थे। रॉजर को स्टोर रूम में अपने पीछे अजीब ठंडी और बदबूदार चीज महसूस होती थी। जिस बेड पर वो फैमिली सोती थी वो सुबह के 5:15 पर जोर जोर से हिलता था, वो भी रोज रोज, और पूरी फैमिली को घर में सड़े हुए मांस की बदबू आती थी। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं था। सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया को तो एक अजीब सा पूरा शरीर दिखाई देता था जो खून और मांस का बना हुआ होता था, और रॉजर का कहना था कि उनके ऊपर एक आत्मा ने हमला किया था और वो आत्मा या भूत जो भी था उसके अंदर से सड़े हुए मांस की बदबू आती थी। अब जैसे जैसे पेरॉन फैमिली इस घर में रहने लगी, उन्हें इस घर में से अजीब आवाजें भी आती थी, जैसे कि चिल्लाने की आवाज और केतली के खड़खड़ होने की आवाज। अब इस सबसे पूरी फैमिली परेशान हो चुकी थी और डर भी चुकी थी, तो उन्होंने फाइनली किसी की मदद लेने का फैसला किया। हाँ, वही जो आप सोच रहे हैं। उन्होंने बुलाया पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को। तो चलिए पहले एड और लोरेन वॉरेन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। एड यानी एडवर्ड वॉरेन का जन्म 7 सितंबर 1926 को हुआ था और लोरेन रीटा का जन्म 31 जनवरी 1927 को हुआ था। एड वर्ल्ड वॉर 2 के एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर थे और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद एड एक सेल्फ टॉट डिमोनोलॉजिस्ट बन गए, यानी उन्होंने डिमोनोलॉजी खुद से ही सीखी थी। डिमोनोलॉजिस्ट यानी वो लोग जो भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में स्टडी करते हैं। 90s के समय एड और लॉरेन दोनों ही एक कैथोलिक चर्च के मेंबर थे और उनकी पहली मुलाकात उनके टीनेज के समय 1944 ब्रिजपोर्ट में हुई थी। चर्च में एक साथ रहते हुए दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और दोनों ने 1945 में शादी कर ली, जिसके बाद उन्हें एक बेटी हुई जिनका नाम था जूडी वॉरेन। 1952 में एड और लोरेन ने न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च यानी NESPR को शुरू किया, जो एक गोस्ट हंटिंग ग्रुप थी। उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन को लेकर कई सारी किताबें पब्लिश की और वो दोनों अब तक 10,000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस को इन्वेस्टिगेट कर चुके थे, जिसमें से एक केस था रॉजर और कैरोलिन पेरॉन का केस। एड और लोरेन को बुलाने से पहले कैरोलिन उस घर के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, उस घर की पूरी हिस्ट्री, जिसे जानने के लिए कैरोलिन ने अपनी रिसर्च को चालू किया, जिसमें उन्हें पता चला कि ये घर पूरी 8 पीढ़ियों का घर था, यानी इस घर में पूरी 8 पीढ़ियां रह चुकी थी। कई बच्चे उस घर के पास मौजूद नदी में डूब गए थे, एक बच्चे ने और एक बच्चे की। जब एड और लोरेन ने पेरॉन फैमिली के घर की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि उस घर में जरूर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो पेरॉन फैमिली को परेशान कर रही है। अब जैसे जैसे एड और लोरेन का उस घर में आना जाना शुरू हुआ, वैसे वैसे पेरॉन फैमिली की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ने लगी। एक दिन जब एड और लोरेन रॉजर के घर में आए तो उन्होंने बड़ा अजीब देखा कि अचानक से कैरोलिन एक अनजान भाषा में बात कर रही थी और अचानक से जमीन से ऊपर उठकर तैरने लगी थी। ये सब देखकर रॉजर ने एड और लोरेन का उनके घर में आना जाना कम करा दिया, लेकिन यहाँ वॉरेन्स का कहना था कि कैरोलिन अब पोजेस हो चुकी है और उनके हिसाब से बैथशेबा नाम की एक चुड़ैल ने पेरॉन फैमिली के घर पर कब्जा कर लिया है। जब एड और लोरेन रॉजर के घर गए तो उन्होंने कहा कि वो कैरोलिन पर एक्सोर्सिज्म करना चाहते हैं, लेकिन रॉजर ने साफ मना कर दिया और उन दोनों को घर से जाने के लिए कह दिया। इस सब के बाद कैरोलिन इतना डर चुकी थी कि उनका कहना था कि वो अगली ठंडियों तक जिंदा नहीं बच पाएंगी, जिसके वजह से पेरॉन फैमिली सिर्फ 7 साल तक ही उस घर में रही और वो 1980 में जॉर्जिया में शिफ्ट हो गए।
कुछ समय बाद कैरोलिन भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई और पेरोन फैमिली अपने नए घर में खुशी से रहने लगी। ये क्या, यहाँ तो मूवी जैसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही कैरोलिन का वो डरावना एग्जोर्सिज्म हुआ और ना ही बेथशेबा की कहानी पता चली। वेल, क्योंकि असली कहानी यही है। मतलब वहाँ तक तो सब मूवी जैसा था कि पेरोन फैमिली उस घर में रहने आती है, उन्हें अजीब चीजें महसूस होती हैं और एड और लोरेन उनकी मदद करने आते हैं। लेकिन उसके बाद की सच्चाई थोड़ी अलग थी। बेथशेबा शर्मन, जो चुड़ैल उस घर पर हावी होती है और कैरोलिन पर पोजेस होती है, वो असल में उस पेरोन फैमिली वाले घर में कभी रही ही नहीं थी। ना ही वो कोई चुड़ैल थी और ना ही उसने अपने बच्चे का था, बल्कि वो तो एक शर्मन नाम के फार्म में रहती थी, जिनकी मौत 73 साल की उम्र में 1885 में हुई थी। उनका पेरोन फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं था, बल्कि कॉन्जरिंग मूवी में ही पेरोन फैमिली और बेथशेबा को साथ में जोड़ा गया था। यानी मिसेस बेथशेबा असल में थी, लेकिन वो एक आम इंसान थी, ना कि कोई चुड़ैल। एड और लोरेन की बात करें तो वो दोनों भी असल में थे, हम सबको पता है। लेकिन पेरोन फैमिली ने अपनी मर्जी से एड और लोरेन को अपने घर में कभी बुलाया ही नहीं था, बल्कि वो दोनों तो अपनी मर्जी से उनके घर में गए थे ताकि उनके अंदर भूत प्रेत का डर बैठा सके, जिससे उनका काम और भी ज्यादा फेमस हो और उनकी लिखी हुई किताबें और भी ज्यादा बिके। आपको सुनने में फ्रैंक लग रहा होगा, लेकिन असल में यही सच्चाई है। क्योंकि डिमोनोलॉजी सिर्फ एक मिथ है। जो लोग इन सब चीजों में विश्वास करते हैं वही इसका शिकार बनते हैं। क्योंकि मिडिल एजिस में अगर कोई इंसान एबनॉर्मल बिहेव करता था तो लोगों को लगता था कि वो डीमन से पोजेस हो चुका है, जबकि वो होती तो एक दिमागी बीमारी थी। लेकिन एक रिलीजियस बिलीफ, एक धार्मिक मान्यता आपके दिमाग के उन्हीं हिस्सों को एक्टिव करते हैं जो हिस्से सेक्स और ड्रग्स के लिए एक्टिव होते हैं। ब्रेन स्कैन्स में पता चला कि एक रिलीजियस एक्सपीरियंस पार्शियल लोब के एक्टिविटी को बढ़ा देती है और फ्रंटल लोब की एक्टिविटी को घटा देती है। इस सबसे ऐसे एक्टिविटीज को करने की कैपेसिटी डेवलप होती है जो एक कम्युनिटी में सभी लोग मेंटेन कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे इवोल्यूशन से हमारे अंदर एक चीज तो फिट है कि हमें वही करना है जो कम्युनिटी में मौजूद सभी लोग कर रहे हैं, ताकि हम ग्रुप और कम्युनिटी से अलग न लगे और हमारे सर्वाइवल के चांसेस कम ना हो। लेकिन जो पेरोन फैमिली के घर में अजीब घटनाएं घटी थी वो कैसे हुई होंगी? वेल, कई लोगों को पुराने घर डरावने लगते हैं और अगर कोई इंसान पैरानॉर्मल चीजें भूत प्रेत में मानता होगा तो उसकी मान्यताओं की वजह से ही उसे उस घर में डर लगेगा, चाहे उसका कोई भी वैलिड रीजन क्यों ना हो। जैसे कि किसी पुराने घर में ठंड के महसूस होने का कारण कार्बन मोनोक्साइड का लीक होना हो सकता है। जब एक घर अंदर से ठंडा या गर्म होता है, यानी जब उसके अंदर का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, तो एक घर टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की वजह से एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब ये होता है तो एक स्ट्रक्चर का बिल्डिंग मटेरियल आपस में रब होता है, यानी बीच में फ्रिक्शन बनाता है। और उस रबिंग और फ्रिक्शन की वजह से घर में पॉपिंग और क्रैकिंग जैसे आवाजें बनती हैं, जो घर के कई जगहों से सुनाई देती हैं। दिस इज द रीजन कि एक घर में अजीब आवाजें आती हैं। 2022 में जैकलीन नूनन ने पेरोन फैमिली के उस घर को खरीद लिया और ये घर अब विजिटर्स के लिए खुला है। यानी कई सारे लोग महंगे से महंगे टिकट्स लेकर इस घर का एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं और कैंपिंग या स्पेशल इवेंट से इस घर के मजे लेते हैं। लास्ट में आप ये समझ सकते हैं कि कॉन्जरिंग मूवी में मिर्च मसाला डालकर उसे और भी ज्यादा हॉन्टेड बनाया गया है। डायरेक्टर जेम्स वान का कहना था कि उन्होंने असली कॉन्जरिंग वाले घर को अपना सेट नहीं बनाया क्योंकि वो घर असल में इतना ज्यादा डरावना नहीं था। तो ये थी कॉन्जरिंग और पेरोन फैमिली की असल सच्चाई। आई नो आप सोच रहे होंगे कि इसमें मूवी जैसा कुछ डरावना तो था ही नहीं। वेल, एंड्रिया का भी यही कहना था कि उनकी और उनकी फैमिली की असल कहानी सिर्फ एक 2 घंटे की मूवी में नहीं समझाई जा सकती। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।